स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक एक्सीलेंट एग्जांपल मिसेस डेलोवे। तो जो आज फाइनली वर्क है हम फेमिनिस्ट राइटर को कवर करने वाले हैं और ये वर्जीनिया वुल्फ फेमिनिस्ट राइटर अगेन। तो फीमेल राइटर है आज और जो मिसेस डेलोवे है एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक एक्सीलेंट एग्जांपल है। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में अगर हम बात करें 1900 के बाद, तो 1900 के बाद जैसे कि विला आर्थर ने भी कहा था कि फाइनली जो होल वर्ल्ड है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, दो अलग अलग पार्ट आ जाएंगे इस पूरे वर्ल्ड के, यानी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। और यहाँ से जो कुछ जो राइटिंग आएगी वो साइको बेस्ड राइटिंग आएगी, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी। अब जो राइटिंग है, जो साइकोलॉजी के बेसिस पे जो राइटिंग है, उसका एग्जिस्टेंस हम देख सकते हैं 1900 के बाद की राइटिंग में। और उसमें जो एक्सलेंट एग्जांपल है वो है मिसेस डेलोवे। मिसेस डेलोवे जो वर्जीनिया वुल्फ की एक वन ऑफ द फेमस राइटिंग है, और ये पूरी राइटिंग लिटरेचर में एक न्यू कंसेप्ट को रिवील करती है जिसका नाम है द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है पहले तो ये समझना है, और इसी के बेसिस पे जो है वो फाइनली क्वेश्चन भी आएगा आपके पास। तो और वर्जीनिया वुल्फ को भी गो थ्रू होना। देखो, वर्जीनिया वुल्फ एक फेमिनिस्ट राइटिंग में सबसे टॉप राइटर में गिनी जाती है, और वर्जीनिया वुल्फ का जो फेमस राइटिंग है तो वो है अ रूम ऑफ वंस ऑन। यानी एक लड़की को क्या चाहिए, खुद का एक कमरा चाहिए और एक पेन चाहिए ताकि वो अपने बारे में लिख सके, अपने राइट्स के बारे में बता सके। तो इस तरह से एक फेमिनिज्म का एक न्यू ग्राउंड सेट किया था किसने, वर्जीनिया वुल्फ ने। और मिसेस डेलोवे जो है ये एक नरेटिव मेथड जिसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक्सीलेंट एग्जांपल है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होगा, जैसे कि सिंपल अगर एक कैरेक्टर हमारे पास है, इस कैरेक्टर के माइंड के थ्रू, है ना, कैरेक्टर फिजिकली एक जगह है पर मेंटली वो कहीं और है, दिमाग के थ्रू वो कहीं और पे कभी कुछ और सोच रहा है। जैसे किसी को भी देख के कुछ सोचने लग गया, तो जो रीडर है वो रीडर भी उसके माइंड के थ्रू जो है स्टोरी में मूव कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको कंसेप्ट लग रहा होगा काफी कुछ कनेक्टेड है किससे, साइकोलॉजी से। बिल्कुल सही, विलियम जॉन्स इन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। विलियम जॉन्स की 1890 में एक राइटिंग है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी से ये कंसेप्ट जो है फाइनली लिटरेचर में मूव कर गया, और लिटरेचर में इसे वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। और उसके पर ये जो हमारे पास जो मिसेस डेलोवे है, ये सेंट्रल कैरेक्टर है इस पूरी कहानी की, और जो कि कवर पेज पे इसका नाम है। एक तो फीमेल जो हमारे पास जितने भी ये जैसे कि फीमेल एक्टर है, या फिर फीमेल एक्टर ही हम कह सकते हैं, एक फीमेल कैरेक्टर है। और ये जो फीमेल कैरेक्टर है ये कवर फोटो पे है, तो एक तो बात यही है कि फेमिनिस्ट राइटिंग है, यानी फीमेल को वैल्यू दी गई है। और वर्जीनिया वुल्फ अगर हम और अगर डीप में समझना हो, तो वर्जीनिया वुल्फ फीमेल वॉइस के लिए हमेशा खड़ी रहती थी, यानी फीमेल को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो फीमेल की राइट्स, इक्वालिटी, इक्विटी जैसे कई सारे कंसेप्ट को वर्जीनिया वुल्फ ने कवर किया। और जैसे कि एक इनके ऐसे भी है जो मैंने बताया था, रूम ऑफ वन सॉन, बहुत ही फेमस है वो। तो आज जिसको हम पढ़ने के लिए निकलेंगे वो फाइनली वर्जीनिया वुल्फ है। वर्जीनिया वुल्फ और उसकी उनकी राइटिंग जो है, राइटिंग का नाम मिसेस डेलोवे। तो मिसेस डेलोवे को रीड करने वाले हैं, बहुत ही एक्सीलेंट राइटिंग है। ये कहानी है साइकोलॉजिकल सेंस में, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इस तरह से इसने जन्म दिया कि आगे की कई सारी राइटिंग फर्मली इसके ऊपर बेस्ड ऑन है। अब मूव करते हैं हम कहानी की तरफ, देखना कैसे और किस तरह से कहानी की तरफ मूव करेंगे। तो ये स्लाइड है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो इंट्रोडक्शन पहले बिल्कुल अच्छी तरह से इन सारे कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि बार बारी मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, खाली समरी समझ लेने का मतलब ये नहीं है कि कहानी समझ लिया। तो कहानी को बहुत ही डीप से समझना पड़ता है, उसके कुछ टर्म्स हैं, कुछ हमारे लिटरेचर की भाषा में अपने खुद के एक जार्गन होते हैं, एक अलग स्पेसिफिक फील्ड है। तो उससे रिगार्डिंग जो जो टर्म्स होते हैं उनका काफ़ी ध्यान रखना होता है, वही आंसर राइटिंग में हमें लिख के आना होता है। तो देखो कैसे किस तरफ से कैसे मूव करना है हमें इसमें। मिसेस डेलोवे जो है 1925 की राइटिंग है, तो 1925 की राइटिंग है, एक तो ये ध्यान रखना क्योंकि इट मीन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की राइटिंग है। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू दैट ऑफ 1919 तक का था, ये सभी को पता है। और इसका जो इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा वो इस कहानी में आपको काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिलेगा।
कि जो हैवक कंडीशन हो जाते हैं, जिस तरह से जो डर फियर कंसेप्ट बैठ जाता है वर्ल्ड वॉर के बाद, उस तरह का जो इमेज है इसमें वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत अच्छे से दिखाया है। इज़ अ बेस्ट नॉवल, काफ़ी नामी गिनामी नॉवल है। एक सिंगल डे के ऊपर बेस है, एक ही दिन की कहानी है। अब ये देखो, इसी टैलेंट को कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी एक कैरेक्टर सिंपल, जो सेंट्रल कैरेक्टर है यानी क्लैरिसा, क्लैरिसा डेलोवे, इसीलिए नाम मिसेस डेलोवे भी है। तो क्लैरिसा इज अ सेंट्रल कैरेक्टर। क्लैरिसा सिंपल मूव कर रही है, उनके घर में उस दिन पार्टी है और उस पार्टी के लिए वो सामान लेने जा रही है और वो सामान लेके वापस आती है कि नॉवेल ख़त्म। तो एक सिंगल डे में ही नॉवेल ख़त्म हो जाती है। पर फिर भी इतनी जो मोटी नॉवेल इस वजह से है क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेस पे राइटिंग है ये। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि वो जो कैरेक्टर मूव कर रही है तो उसमें रास्ते में जो जो कैरेक्टर देख रही है, वो जिनको देख रही है, वो फिर पास्ट से कनेक्टेड होते जा रहे हैं। यानी हम सेंट्रल कैरेक्टर के माइंड के थ्रू एक टनल के फॉर्म में, टनल के फॉर्म में, और हम कनेक्ट होते जा रहे हैं बाकी कैरेक्टर से, और वो बाकी जो कैरेक्टर हैं वो कितने सिग्निफिकेंट है, उनका क्या रोल है क्लैरिसा डेलोवे की लाइफ में, ये भी हमें साथ साथ पता चलता रहेगा। तो एक सिंगल डे पे ये पूरी नॉवेल बेस्ड है। एक न्यू कंसेप्ट लिटरेचर में इस तरह से वर्जीनिया वुल्फ ने डाला, साइकोलॉजी के कंसेप्ट को ब्लेंड कर दिया इसमें। तो देखो, इसमें दो कैरेक्टर हैं, दोनों लंदन के हैं। एक तो क्लैरिसा डेलोवे, एक तो एक कैरेक्टर है क्लैरिसा डेलोवे, इसी के नाम पे पूरी नॉवेल की जो आप कवर पेज देख रहे हो, जो मिसेस डेलोवे, इट मीन दी क्लैरिसा डेलोवे। और दूसरा कौन है, सेप्टिमस वेरन स्मिथ। ठीक है, ये कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेप्टिमस वेरन स्मिथ। तो एक सेप्टिमस और एक क्लैरिसा, ये दोनों मेन कैरेक्टर हैं। क्लैरिसा 51 ईयर की है और ओल्ड है, और उस दिन ओल्ड सोशलाइट यानी समाज के काफ़ी रूल्स उसे पता है। तो सिंपल क्या है, वो पार्टी कंडक्ट कर रही है, किसके लिए, अपने हस्बैंड के लिए। यानी क्लैरिसा अपने हस्बैंड के लिए, हस्बैंड का नाम क्या है, रिचर्ड डेलोवे। तो रिचर्ड डेलोवे और क्लैरिसा डेलोवे, ये दोनों है। क्लैरिसा डेलोवे ये जो है सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, जो कि कवर पेज पे है। और रिचर्ड डेलोवे कौन है, हस्बैंड क्लैरिसा डेलोवे का। तो क्लैरिसा डेलोवे जो है वो रिचर्ड डेलोवे के लिए उस दिन पार्टी कंडक्ट करवाती है, और रात को पार्टी होती है, तो उसके लिए वो सामान लेने के लिए जाती है। तो और जो रिचर्ड डेलोवे है वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एलीट क्लास से बहुत ऊपर की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब तो पता होगा, एमपी। इट इज द ओनली इंट्रोडक्शन दैट वुल्फ रोट फॉर एनी ऑफ हर। सिंपल सी बात ये है कि जब वर्जीनिया वुल्फ लिख रही थी, वर्जीनिया वुल्फ के पास दो ऑप्शन थे। उसका इंटेंशन ये था कि जो कहानी के एंड में या तो क्लैरिसा से सुसाइड करवाते हैं, उसने सोचा या तो क्लैरिसा से सुसाइड करवा देंगे कहानी के एंड में, ठीक है, या तो क्लैरिसा से सुसाइड करवाएंगे या फिर हम सेप्टिमस प्राइम से सुसाइड करवाएंगे। अब ये सेप्टिमस प्राइम कौन है, ये आपको कहानी के बीच में पता चल जाएगा। यानी दो टारगेट पे था, या तो क्लैरिसा सुसाइड करेगी या सेप्टिमस प्राइम में। और जब आप कहानी में मूव करोगे तब पता चल जाएगा आपको, वर्जीनिया वुल्फ ने फाइनली सेलेक्ट किसे किया, सेप्टिमस प्राइम को। सेप्टिमस प्राइम सुसाइड करेगा इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये इसमें लिखा हुआ है। और जो सेप्टिमस प्राइम है, वो सेप्टिमस प्राइम कह रहा हूँ मैं, सेप्टिमस वेरन स्मिथ, ठीक है। तो जो सेप्टिमस वेरन स्मिथ है वो 30 ईयर ओल्ड है, एक शेल शॉक्ड WW1 यानी वर्ल्ड वॉर 1 का एक वेटरन है। देखो, अब ये शेल शॉक का मतलब क्या है, कि ये टर्म, ये सारे टर्म्स का मतलब क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये नॉवेल अच्छी तरह से समझ आएगा, ऐसे नहीं कि हवा में उड़ा दो। तो शेल शॉक का मतलब क्या होता है, जब कभी भी वर्ल्ड वॉर हो, वर्ल्ड वॉर होने के बाद उसका एक इम्पैक्ट आता है, बहुत बहुत उसका सेटबैक होता है एक बहुत बुरी तरह से। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 आपने देखा और उसमें कई लाशों को देख लिया, बम गिरते हुए देखा, आप खुद उसमें एक वर्ल्ड वॉर में एक खुद आर्मी में थे, खुद आपने कमांड किया, आपके साइड में बम गिरा, आपके कुछ दोस्त मर गए। ऐसे इसमें सेप्टिमस वेरन स्मिथ के खुद के दोस्त की डेथ हो गई, और उसने सब कुछ देखा, किस तरह से बड़े बड़े जो बम आके गिरे, न्यूक्लियर का जिस तरह से यूज, ये सारा कुछ उसने, न्यूक्लियर का यूज नहीं, फाइनली बम याद रखना, ठीक है। तो जितने तरह से ये बम गिरे, इन सब का जो वो था, वो जो फियर कंसेप्ट है, उनसे जो डर हो जाता है, उसी को कहते हैं शेल शॉक्ड। तो शेल शॉक का मतलब क्या होता है, बम बम और ऐसे जो वॉर लाइक कंडीशन होता है, उसका जो फियर कंसेप्ट बैठ जाता है अंदर, उसी को शेल शॉक कहते हैं। इस वजह से जो हमारे पास सेप्टिमस वेरन स्मिथ है,
उसको एक तरह का इसमें जो इसमें बीमारी दिखाई गई है दैट इज कॉल्ड पीटीएसडी। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको पीटीएसडी क्या है। तो जिस तरह का जो डर बैठ गया उसी डर को क्या कहते हैं, एक तरह का डिसऑर्डर है पीटीएसडी। तो PRTSND, ठीक है। पोस्ट यानी P स्टैंड फॉर द पोस्ट एंड T फॉर द ट्रोमैटिक एंड S फॉर द स्ट्रेस एंड D फॉर द डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कहने का मतलब है किसी चीज का, जैसे कि कभी किसी उसको जैसे बम्बार्डमेंट वाले या कोई भी ऐसे वर्ल्ड वॉर का या कोई भी इस तरह के कंडीशन को देख के जो अंदर इनेबिलिटी आ जाती है और जो अंदर एक तरह से चलने में और बोलने में घबराहट बैठने लग जाती है, यानी मेंटली डिसऑर्डर, यानी मेंटली वैसे बंदा अंदर से टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड पीटीएसडी। तो इसमें जो पीटीएसडी से फाइनली सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो है वो एंड में सफर करता है और इसी वजह से वो सुसाइड भी करेगा। तो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ वो था जो कि एक टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा था और उसके में उसने अपने काफ़ी दोस्तों को, अपने दोस्त को गवा दिया और उसकी डेथ को देख के और ऐसे हैवक कंडीशन को देख के, आसपास को देख के वो शेल शॉक्ड कंसेप्ट में आ गया, यानी उसके अंदर डर बैठ गया और वो जिस वजह से मेंटली रिटार्डेड हो गया। इसके बाद उसे ना उससे बोला जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है, क्योंकि वो जब भी चीज़ उसके सामने आती है, जैसे कि इस नॉवल में फ्लाइट, जैसे वो प्लेन देखेगा तो प्लेन देख के उसे ऐसा लगेगा कि नहीं ये बम ना गिरा दे, ऐसे से ही कंडीशन। तो वो जो डर बैठ गया है इसी वजह से वो एंड में हॉस्पिटल के उससे वो छलांग लगा के सुसाइड कर लेगा। तो एंड में जो मिसेस डैलोवे है उसने क्लैरिसा को नहीं चुना सुसाइड के लिए, उसने सुसाइड के लिए किसे चुना, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ को। तो इसीलिए ये दोनों कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सेटिंग हर नॉवल ऑन सिंगल डे जून पे सेट किया है। ऐसा लगता है कि राइटिंग कहीं ना कहीं जेम्स जॉयस के यूलिसिस के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही एक्सीलेंट राइटिंग है, बैन लग गया था इस राइटिंग पे क्योंकि कुछ मास्टरबेशन के सीन दिखाए गए थे। बाकी तो एक मास्टरपीस है 1920s की, एक न्यू एक्सपेरिमेंट था राइटिंग में, और ये भी मिसेस डैलोवे एक एक्सपेरिमेंट था राइटिंग में। इस तरह की राइटिंग को एक्सपेरिमेंटल राइटिंग कहते हैं। ये वो राइटिंग नहीं होती कि जो कि पीछे से लिखा आ रहा है और तुमने भी उसी बेस पे लिख दिया, नहीं, कुछ हटके लिखा है लिटरेचर में, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को बेस रखा और उसके पर लिखा। ऐसे ही जो जॉयस की यूलिसिस है वो भी इसी तरह की राइटिंग है, 1922 में आई थी। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। अब देखो मिसेस डैलोवे जो है, ये जो राइटिंग है इसमें देखो जो कैरेक्टर है काफी डीप लेवल में दिखाए गए हैं और 2 नैरेटिव टेक्निक्स यूज करे गए। नैरेटिव टेक्निक का मतलब कहानी को सुनाने का अंदाज, और ये देखो इसमें क्या है, जो कहानी का सुनाने का अंदाज है इसमें इनडायरेक्ट डिस्कोर्स दिखाया गया। इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, ये देखो ये रहा, दिस कॉल्ड द इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। अब इनडायरेक्ट डिस्कोर्स या फिर जिसे हम टनलिंग भी कहते हैं, टनल के थ्रू, इसका मतलब क्या होता है कि जो राइटर है, जो यानी वर्जीनिया वुल्फ जो है, वो जो लिख रही है और उसमें जो आप समझ रहे हो वो कैरेक्टर के माइंड के थ्रू आप मूव कर रहे हो कहानी में। यानी जो क्लैरिसा डैलोवे है, क्लैरिसा डैलोवे जो जिन जिन को देखती है वो उसके थ्रू रीडर को पता चल जाता है, अच्छा ठीक है ये इसका रोल ये है। क्लैरिसा डैलोवे जिसे देख रही है उसके थ्रू आप कहानी में मूव होते जा रहे हो, ये था, ये था, अच्छा वॉरेन स्मिथ को उसने देखा तो वॉरेन स्मिथ ये है, ऐसे ऐसे करके सब कुछ। तो हम मेन जो है वो क्लैरिसा डैलोवे के माइंड के थ्रू हम बाकी कैरेक्टर को देख रहे हैं, यानी रीडर बाकी कैरेक्टर को देख रहा है। इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। इनडायरेक्ट डिस्कोर्स जो कंसेप्ट यूज किया, इससे हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर के थॉट्स हैं, और वो कैरेक्टर के थॉट है या किसी और के थॉट है, ऐसा लगता है कई बार समवन एल्स थॉट, किसी और के थॉट है। कई बार लगता है कि कैरेक्टर नहीं बोल रहा, वो कैरेक्टर के माइंड में जो बात चल रही है वो राइटर कहीं ना कहीं बोलना चाहता है या नरेटर बोलना चाहता है। तो ये कंफ्यूजन आ जाती है कि हमें कैरेक्टर दिखा रखा है, कैरेक्टर जो है ये सोच रहा है, अब वो जो कुछ सोच रहा है ऐसा लगता है कई बार के कैरेक्टर सोच रहा है, या फिर जो जिसने लिखी है ये वर्जीनिया वुल्फ के थ्रू ये बात को रखा जा रहा है। ये सारा कंफ्यूजन है, पर फिर भी इतने मुश्किल कंसेप्ट को और साइकोलॉजी को बिल्कुल अच्छी तरह से हैंडल किया और एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल सही क्लियर वे में मिसेस डैलोवे में दिखाया वर्जीनिया वुल्फ ने। तो ये मास्टरपीस राइटिंग है और एक्सपेरिमेंटल राइटिंग है इन द फील्ड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी को ब्लेंड किया गया लिटरेचर के साथ। अब आगे मूव करते हैं हम इसमें, तो समरी पे आ जाते हैं हम। कहानी देखो, कहानी में कैसे और क्या नहीं है।
तो फाइनली मिसेस डैलोवे एक नॉवेल है, ये तो पता ही है, बाय वर्जीनिया वुल्फ, पब्लिश इन 1925, ये ध्यान रखना 1925 में पब्लिश हुई थी। एग्जामिन ऑन सिंगल डे और द क्लैरिसा डैलोवे, क्लैरिसा डैलोवे के एक सिंगल डे पे है, और उनके हस्बैंड का नाम क्या है, रिचर्ड डैलोवे, ठीक है, जो कि एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मिसेस डैलोवे जो है एक तरह के प्लॉटलेस राइटिंग है, इसमें कोई प्लॉट नहीं है, पर हाँ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक्सलेंट यूज किया गया है। ये नॉवेल जो है ये पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मल्टीपल स्टोरीज, इंटरवुवन स्टोरीज, आपस में उन्हें ब्लेंड किया गया। क्लैरिसा प्रिपेयर कर रही थी किसके लिए, वो पार्टी होस्ट करने वाली है उस दिन, और उसमें एक मेंटली डैमेज यानी पीटीएसडी का कंसेप्ट, यानी मेंटली डैमेज्ड वॉर वेटरन सेप्टिमस वैरेन स्मिथ को दिखाया गया है। तो एक तरह की कहानी में दो पैरेलल वे से चल रही है, एक कहानी चल रही है क्लैरिसा की कहानी मूव हो रही है, इसी के साथ दूसरी पैरेलल वे में जो दूसरी तरफ मूव हो रहा है वो कौन है, सेप्टिमस वैरेन स्मिथ, ये ठीक है। एंड मिस सुसाइड एस फॉर सेप्टिमस एंड एस फॉर द सुसाइड, यही करेगा। अब कहानी की समरी यहाँ से शुरू होती है। एक तो पहली बात, इस नॉवेल को थर्ड पर्सन नैरेटिव से लिखा गया है, बट इट चेंजेस इट्स फोकस थ्रू आउट, तो ये उतना नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू लिखा हुआ है। क्लैरिसा सीमिंगली द डिसइल्यूजन, यहाँ पे देखो आपको कहानी को कैसे फाइनली समझना है कि जैसे कि क्लैरिसा है, वो क्लैरिसा उस दिन तैयारी कर रही है और वो जा रही है, कहाँ जा रही है, फाइनल मार्केट, और मार्केट से वो अलग अलग उस दिन पार्टी जो है उसके लिए वो सामान लेने जा रही है। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर्स मिलेंगे वो मैं बताता रहूँगा साथ साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। मिसेस डैलोवे जो है वो फ्लावर्स लेने के लिए जा रही है, और जैसी वो जा रही होती है एकदम से उसे एक एक्सप्लोसिव नॉइज सुनाई देती है, आवाज सुनाई देता है उसे, अ प्लेन राइड्स इन द स्काई एंड द इनसाइड द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट पीपल, ऊपर से एक प्लेन जा रहा होता है, और इसके ऊपर हर लोगों की अलग अलग इंटेंशन, हर लोगों की अलग अलग सोच होती है जो नीचे है। देखो प्लेन तो आज भी जाता है हम सबके ऊपर से, पर हमारे सोच में वो चीज नहीं है। पर 1914 से लेके 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, और कहीं ना कहीं दुनिया को लग रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होगा। इसके बाद अगर प्लेन मूव कर रहा है कि आपके सर के ऊपर से प्लेन जा रहा है, तो आप सबको लगता होगा कि ये वो दोबारा से वैसी कोई कंडीशन तो नहीं है, इसीलिए सबके दिमाग पे अलग अलग असर पड़ रहा था। तो मिसेस डैलोवे अभी जा रही है, यानी क्लैरिसा डैलोवे फूल को खरीदने जा रही है। फूल को किस लिए, क्योंकि पार्टी को ऑर्गेनाइज करना था, और इतने में देखती है कि एक कार एमिट्स एन एक्सप्लोसिव नॉइस, एक कार एक तरफ जा रही है, और उसके बाद प्लेन जो है वो स्काई के बाद एक कार बहुत तेज आवाज में गई और ऊपर से एक प्लेन जा रहा है। सून आफ्टर शी रिटर्न्स होम, उसके बाद हर फॉर्मर लवर जब वो वापस आती है तब वो देखती है उसके घर पे कौन आया होता है, पीटर। अब ये पीटर कौन है, पीटर उसका एक पहले का लवर है, यानी जब रिचर्ड डैलोवे नहीं था, यानी अपने रिचर्ड डैलोवे जिस टाइम पे नहीं था उस समय पीटर बहुत ज्यादा प्यार करता था किससे, क्लैरिसा डैलोवे से। पीटर बहुत ज्यादा प्यार करता था क्लैरिसा डैलोवे से, और पीटर ने प्रपोज भी किया था क्लैरिसा डैलोवे को, पर क्लैरिसा ने फाइनली रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल, क्योंकि पीटर के पास वो क्वालिटी नहीं थी, ना वो इतना अमीर था, और ना वो कोई अच्छे पोस्ट पे था, ना उसकी कोई जॉब थी, इस तरह का दिखाया गया। और ये भी दिखाया गया कि फाइनली पीटर जो है वो इंडिया मूव कर गया था और इंडिया से वापस आया है। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो कि इसमें दिखा रखा है, बाकी यहाँ समरी में तो आपको नहीं मिलेगी, बाकी सब जगह समरी में जब आप पूरे नॉवेल के थ्रू जाओगे एक एक पेज से, तब आपको पता चलेगा हाँ पीटर इंडिया से आया होता है। तो जब पीटर आया होता है उसको देख के क्लैरिसा एकदम पास्ट में चली जाती है, और उसे याद आता है ओह ये तो पीटर है जो मुझे प्यार करता था एक टाइम पे, और इसके मैंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और वैसे देखा जाए तो मिसेस डैलोवे के अभी का जो हस्बैंड है वो कौन है, रिचर्ड डैलोवे, जो कि एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सोचो कितना ज्यादा पैसा होगा इसके पास, उसके आगे पीटर इज नथिंग। तो द टू कन्वर्स एंड इट बिकम्स क्लियर दैट दे स्टिल हैव दिस स्ट्रांग फीलिंग फॉर ईच अदर, पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वही फीलिंग आ जाती है जिस टाइम पे वो पहले एक दूसरे को प्यार करते थे। इन अ मोमेंट, उसी समय पे क्या होता है, पीटर आस्क्स क्लैरिसा इफ शी इज हैप्पी, क्या वो खुश है। पीटर क्लैरिसा से पूछता है, वो ये एक तरह का प्यार वाला जोड़ा है ना, बहुत पुराना प्यार आके मिला, तो क्या तुम खुश हो। अब बताओ 51 साल की हो रही है, 51 ईयर की, पूछ रहे हो उसे खुश है कि नहीं है, ठीक है। तो फाइनली जो क्लैरिसा है वो आंसर देती है, हर डॉटर एलिजाबेथ इंटरप्रेट्स देम, वो कुछ बोलने ही वाली होती है, इतने में एलिजाबेथ आ जाती है। देखो एक और कैरेक्टर एलिजाबेथ कौन है, एलिजाबेथ क्लैरिसा और रिचर्ड डैलोवे है ना, क्लैरिसा और रिचर्ड डैलोवे की बेटी है एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ एंट्री कर जाती है इतने मेन टाइम पे, और एलिजाबेथ बीच में इंटरप्रेट कर देती है
इसके बाद पर्सपेक्टिव हम एकदम से स्विच हो जाते हैं किसी और कहानी की तरफ, यानी सेप्टिमस वारेन स्मिथ, क्योंकि दो कहानी मूव कर रही है पैरेलल। वर्ल्ड वॉर वन का होता है, शेल शॉक हो रखा होता है, ऐसे शेल शॉक देखो यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, इज लाइकली द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये मैं समझा चुका हूँ आपको। फाइनली ही इज वेटिंग विद हिज वाइफ लिक्रीजिया, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्रीजिया। देखो माइनर कैरेक्टर है पर फिर भी मेन कैरेक्टर को पीछे छोड़ देते हैं ऐसे कैरेक्टर। ये इसकी वाइफ है लिक्रीजिया, जो कि बहुत ध्यान रखती है इसका, सेप्टिमस वारेन स्मिथ का। और ये दोनों आए होते हैं उस दिन, उसी दिन यानी जून को, जो जिस दिन ये कहानी सेट करके देखिए सो साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए। और साइकेट्रिस्ट का नाम क्या है? सर विलियम ब्रैडशॉ, ठीक है। तो अब कहानी को समझो, ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर मिसेस डेलोवे वो फ्लावर खरीदने के लिए जाती है, वो फ्लावर खरीद के वापस आती है। जैसे ही वो फ्लावर खरीद के वापस आती है घर पे उसे पीटर वॉल्श मिलता है। पीटर वॉल्श कौन है? उसका लवर है। इतने में पीटर वॉल्श उसका लवर है, इतने में, और वो आके पूछता है, वो इंडिया से आया होता है, और वो पूछता है क्या तुम खुश हो? किससे पूछता है? क्लैरिसा से। और क्लैरिसा एकदम बोलने ही वाली थी कुछ के बीच में क्लैरिसा और रिचर्ड डेलोवे की बेटी आ जाती है, जिसका नाम क्या है? एलिजाबेथ। वैसे तो देखा जाए इकोनॉमिकल वाइज और इन द फील्ड ऑफ, अगर भाई पैसा वेल्थ बेसिस पे, तो वो खुश है, क्योंकि पैसा, क्योंकि उसका हस्बैंड एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रिचर्ड डेलोवे। और जबकि पीटर वॉल्श कुछ भी नहीं है, वो इंडिया से आया फाइनली। और उसके बाद वैसे देखा जाए तो वो प्यार नहीं मिला, क्योंकि रिचर्ड डेलोवे हमेशा बिजी रहता था। और एक दिन बस आज के दिन उसने पार्टी ऑर्गेनाइज करने की सोची, किसने? मिसेस डेलोवे ने, अपनी हस्बैंड को लेके, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे वैसे भी टाइम नहीं देता था। उसने सोचा चलो कुछ टाइम तो मिल जाएगा। तो लव के मैटर में अगर देखा जा सके तो हाँ, हम कह सकते हैं वो खुश नहीं थी। तो एक कहानी यहीं पे एक कहानी को यहाँ पे दिखाया गया। इतने में फाइनली स्टोरी को स्विच कर दिया गया दूसरी तरफ पैरेलल वे से, जहाँ पे दिखा रखा है सेप्टिमस वारेन स्मिथ, जो कि वर्ल्ड वॉर वन में था। और वर्ल्ड वॉर वन में उसकी हालत, उसने देखा कईयों को मरते हुए, जिसकी वजह से वो मेंटली रिटार्डेड हो गया। इसने अपने फ्रेंड को भी देख लिया जिसकी डेथ हो गई थी बम के गिरने से। और इसके बाद शेल शॉक कंसेप्ट इस पे लग गया, यानी PTSD, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी किसी भी चीज वॉर लाइक कंडीशन को देख के, जैसे प्लेन ऊपर से जा रहा हो तो डर, एकदम डरने लग जाते हैं वो। इसकी वाइफ लुक्रीजिया दिखाई गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोचती है कि इसके हस्बैंड को कैसे सही करना है, अपने हस्बैंड को कैसे सही करूँ, कैसे ना करूँ। तो उस दिन उसने अपॉइंटमेंट लिया होता है कि इसके साइकेट्रिस्ट का, और साइकेट्रिस्ट का नाम क्या है? सर विलियम ब्रैडशॉ। जो रीडर है यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है, यानी हम सब रीडर को, दैट द सेप्टिमस हैड बीन सफरिंग ग्रेटली सिंस रिटर्निंग फ्रॉम द वॉर, लड़ाई के बाद वो इसी चीज़ों से वो सफर कर रहा है, यानी वो मेंटली रिटार्डेड हो चुका है। द पर्सपेक्टिव शिफ्ट टू द रिचर्ड क्लैरिसा हस्बैंड, अब रिचर्ड की तरफ कहानी घूम जाती है। इन ए फिट ऑफ द पैशन रिचर्ड वांट टू रन होम एंड द टेल क्लैरिसा दैट ही लव्स हर। रिचर्ड भी काफी सोचता है, और आज के दिन ही देखो उस भाई साहब का प्यार जाग गया, और वो चाहता है कि मैं घर जाके क्लैरिसा को कहूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। However, that he finds himself unable to do more than give her the flowers. The Clarissa acknowledges that she respects the gulf between the herself and the Richard. Clarissa भी कहीं ना कहीं समझती है कि उनके बीच में जो दूरी आई है उसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि माना कि गल्फ बहुत ज़्यादा है, बहुत दोनों के बीच में गैप है, पर इसकी वजह भी है क्योंकि रिचर्ड जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है, जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो काफ़ी जिम्मेवारी है, MP एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो बहुत कुछ हो जाता है, तो इसलिए। And as it gives both them freedom and the independence while also relieving them of the paying attention to certain aspect of life. इतना कुछ हो जाने के बाद कि मतलब उन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों का ही एक बहुत एक लेवल होता है दोनों का, और यहाँ पे क्लैरिसा तो बिजी कम होती है, पर रिचर्ड जो है इतना बिजी होता है, और बिजी होने की वजह भी है उसके पीछे, क्योंकि जो पोजीशन है, पर ये क्लैरिसा कहीं ना कहीं समझती थी। द नोवेल पर्सपेक्टिव दोबारा से शिफ्ट हो जाता है सेप्टिमस की तरफ, who had been told that he is taken by a psychiatrist hospital. तो साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे वो प्लेन ऊपर से जाता है, उसे ऐसा लगता है कहीं ना बम ना गिरा दे कोई, तो वो बाहर कांपने लग जाता है, तो बहुत ही अजीब से रिएक्ट करने लग जाता है, वो न्यूरल डिसऑर्डर हो जाता है उसे बहुत बुरी तरह। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाना पड़ेगा। सेप्टिमस वुड रेदर डाई देन सी हिमसेल्फ इनसाइड सच अ प्लेस। और सही बात है, जब आखिरी कंडीशन ऐसी आ जाती है लाइफ में, जब तुम मेंटली रिटार्डेड हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम सोचोगे हॉस्पिटल एक रास्ता है, किसी मौत को रोकने का रास्ता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल सही चीज़, वैसे तो सही चीज़ है, पर हॉस्पिटल जो है, अगर हम वैसे लिटरेचर के फील्ड ऑफ उससे बात करें, तो जैसे कि जब सोल ट्रांस माइग्रेट कर रही होती है, यानी जब शरीर को आत्मा छोड़ के जाती है, तो हॉस्पिटल उस आत्मा को जबरदस्ती शरीर के अंदर रोक के रखता है। इस तरह की सोच थी किसके? सेप्टिमस की, जो कि मेरे हिसाब से सही सोच थी।
के अंदर जकड़ के रखना। हॉस्पिटल में उसे किसी तरह से अंदर रखा जा रहा था कि उसे बचा ले। और हॉस्पिटल मैंने पहले बोला एक कब्र से रोकने का पहले का एक सिस्टम है ना। तो ये है। तो सेप्टिमस वुड रेदर डाई, वो सोचता है मैं मर जाऊं इससे बढ़िया यहाँ पे रुकने की वजह। सो ही थ्रोज हिमसेल्फ आउट ऑफ द विंडो। अब देख सकते हो आप माइंड का इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन कितना ज़्यादा है, हार्ट एंड माइंड का। एक तरफ दिल है और एक तरफ दिमाग है, और कितना कन्फ्लिक्शन हो जाता है जब पेशेंट ऐसे कंडीशन पे चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे जो है पेशेंट की हालत बहुत बुरी हो जाती है, और ऐसे में वो अपने आप को संभाल नहीं सकता। ये आप वैसे भी फील कर सकते हो जब आपके बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो बहुत, और आप बीमार हो, और कोई आपको बोले कि क्या खाएगा, क्या करेगा, ये करेगा, तो एकदम आप समझ नहीं पाते किसी चीज़ को, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो इतना ज़्यादा न्यूरल डिसऑर्डर और एकदम से मेंटली रिटार्डेड होने की वजह से, और वो बैलेंस नहीं बना पाता, इससे अच्छा वो सोचता है कि यस कि मरना बेहतर है, इस हॉस्पिटल में रुक के और कई साल यहाँ पड़े रहो। इस वजह से वो एकदम से हॉस्पिटल की विंडो से कूद जाता है, और यहाँ फाइनली सेप्टिमस जो है वारेन स्मिथ की डेथ हो जाती है। द नरेशन देन स्विचेस टू क्लैरिसा। क्लैरिसा पे दोबारा ये कहानी मूव होती है। दिस टाइम ड्यूरिंग हल्दी पार्टी शी इज प्राइमरली कंसर्न विद एंटरटेनिंग द गेस्ट। वो सोचती है गेस्ट को किस तरह से एंटरटेन किया जाए, इन सब के ऊपर है वो, किस तरह से पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाए, कितना खूबसूरत बनाया जाए। इतने में देखो एक दिन में ही सीन चल रहा है, सब अलग अलग जगह सीन शिफ्ट हो रही है। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सर विलियम ब्रेडशॉ अराइव विद हिज वाइफ। विलियम ब्रेडशॉ आते हैं। देखो विलियम ब्रेडशॉ ये कौन है? ये वही साइकेट्रिस्ट है जिसके पास किसको लेके जाया गया था, ल्यूक्रीजिया अपने हस्बैंड को लेके गई थी सेप्टिमस को। तो सेप्टिमस को विलियम ब्रेडशॉ के पास लेके गई थी कौन? ल्यूक्रीजिया। यही विलियम ब्रेडशॉ इसी विलियम ब्रेडशॉ को पार्टी में भी आना था, क्योंकि पार्टी में इनविटेशन आ रखा था, और ये पार्टी किसकी थी? क्लैरिसा डेलोवे की। और किसके लिए रखी थी? यानी अपने हस्बैंड के लिए रखी थी। तो विलियम ब्रेडशॉ वहां आता है। तो ये देख रहे होगे आप, देखो जो मेन कैरेक्टर हैं वर्जीनिया वुल्फ के, टेक्निक देखो हैंडलिंग करने का, इसी को तो कहते हैं एक्सपेरिमेंटल राइटिंग। सारे मेन कैरेक्टर एंड में आपको उस पार्टी में मिलेंगे सारे। देखो वह जो विलियम ब्रेडशॉ है फाइनली कनेक्ट कर दिया, उस पार्टी में आ रहा है वो। पीटर वॉल्श जो कि लवर था वो भी पार्टी में आ रहा है, क्योंकि बुलाया गया होगा। सारे को एंड में एक ही जगह आ रहे हैं वो। जैसे ही वो आता है अराइव विद हिज वाइफ, अपने वाइफ के साथ, वो अनाउंसेस दैट दिस सेप्टिमस हैज किल्ड हिमसेल्फ। और एकदम से उसकी वाइफ कहती है नहीं, सेप्टिमस ने खुद को मार लिया है। द क्लैरिसा थॉट एट फर्स्ट अनॉयड विद दैट द मिसेस ब्रेडशॉ वुड डिस्कस सच ए टॉपिक एट द पार्टी। तो उसको लगता है क्लैरिसा को ये कैसी मनहूसियत वाली बात कर दी मिसेस ब्रेडशॉ ने, ब्रेडशॉ की वाइफ ने, कि ऐसे मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है, इसमें इसने मरने की बात कह दी। ठीक है, तो इससे तो मेरी पूरी पार्टी खराब हो जाएगी। इन ए स्मॉल रूम बाय हरसेल्फ दैट शी आइडेंटिफाई विद हाउ ओवरवेल्म्ड सेप्टिमस मस्ट हैव फेल्ट। पर वो एंड में एक कमरे में जाती है और सोचती है कि सेप्टिमस की हालत कितनी वैसी हो गई होगी जो कि उसने खुद को मारा। यहाँ से कहीं ना कहीं पता चलता है सेप्टिमस को जानती थी कौन? क्लैरिसा। शी रिस्पेक्ट्स हिम, वो उसकी इज्जत करती है, फॉर चूजिंग द डेथ ओवर द इंटीग्रिटी ऑफ हिज सोल बाय अलाउइंग इट टू बी कन्फाइंड। अपनी आत्मा को बांध के रखने से अच्छा उसने अपनी मौत को चुना, ये बहुत अच्छी बात है। तो एक तरह का देख सकते हो साइकोलॉजिकल राइटिंग, एक फ्रेम रखा साइको का। और ये हालात में कोई अपने आप को खुद रख के देखे तो उसे समझ आ सकता है कि कितना ज्यादा पेनफुल हो सकता है सीन। In light of what he did to the preserved soul, that she feels ashamed of the ways that she has compromised her own soul in order to go on the living। तो ये ट्रांसमाइग्रेशन का कंसेप्ट है, उसने सोचा, सेप्टिमस ने ये सोचा, यानी ये बता रही है कौन? हमें क्लैरिसा, कि इससे तो बेहतर ये सही चुना उसने कि अपनी आत्मा को एक नए जीवन में डाल दिया। इससे मतलब यहाँ रहने की बजाय, यहाँ रहता तो बस एक डेड एक तरह से डेड नहीं, एक तरह बॉडी के अंदर एक सोल एग्जिस्ट करती, एक जिंदा लाश की तरह वो हॉस्पिटल में पड़ा रहता। उससे तो काफ़ी बेहतर है। जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है इतनी बुरी तरह से, जब जैसे डिप्रेशन का फेस कहते हैं, इतनी बुरी तरह से है, तो उसमें तो मरना ही सही है हॉस्पिटल में रुके रहने से। अच्छा, देन शी रिटर्न्स टू द पार्टी एज इट्स द वाइंडिंग डाउन। और उसके बाद वो पार्टी में आती है। ठीक है, और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। लूज एंडिंग है जो कि हमें सोचने पे मजबूर करती है। वर्ल्ड वॉर का वक्त दिखा रखा है, उसका कितना बुरा असर पड़ता है, और कैसे उस टाइम की राइटिंग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक न्यू टेक्निक का यूज करके एक छोटे से कंसेप्ट में आना और जाना। क्लैरिसा सिर्फ गई और वापस आई, उसी के बीच में ये पूरी कहानी जो है वो खत्म कर दी गई। ये एक्सलेंसी है, इसे परफेक्शन कहा जा सकता है। एक सॉफ्ट हैंडलिंग टेक्निक है ये वर्जीनिया वुल्फ की। और सबसे बड़ी बात, एक फीमेल राइटर जिसने एक्सपेरिमेंटल राइटिंग लिखी, ना ही इस फील्ड की
कि हम कह सकते हैं फील ऑफ द साइकोलॉजी, पर हाँ साथ ही साथ अ रूम ऑफ वंस ऑन लिख के एक बोल्ड साउंड भी दिया फीमेल को, कि फीमेल को जिस समय पेन वेन सब कुछ दिया गया था लिखने के लिए, उस समय फीमेल ने अपनी राइट्स की बात करी नहीं। उस समय फीमेल तो कौन कौन सी किताबें लिख रहे थे आपको कुछ पता होगा, जैसे कि एक दो फेमस वर्क है जिस समय फीमेल को फर्स्ट टाइम पेन दिया गया था कि लिखो कुछ अपने बारे में, और फीमेल ने लिखा प्राइड एंड प्रेजुडाइस बाय जेन ऑस्टिन। ठीक है, इसमें एक जब मौका मिला उन्हें लिखने के लिए तो उन्होंने क्या लिखा, उसमें बस वो चीज लिख रखी है, लव अफेयर दिखा रखा है, कॉस्ट्यूम दिखा रखा है, आशिकी के ऊपर पूरी राइटिंग लिख दी। जबकि फीमेल को जब जब मौका मिला लिखने के लिए, ये कह रही है वर्जीनिया वुल्फ रूम ऑफ वंस ऑन ऐसे में, जब मौका मिला जब लिखा नहीं, अगर उस समय वो लिखते और इस तरह का कंसेप्चुअल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, इस तरह की राइटिंग लिखते तो शायद आज लिटरेचर कुछ और होता और फीमेल पॉइंट से काफी बेहतर होता। अब आते हैं हम फॉर्म एंड कॉन्टेक्स्ट पे, ऐसा क्या है ये जो राइटिंग है इतनी ज़्यादा अलग है, क्या डिफरेंट है इसमें, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे है, विलियम जेम्स जिनका काफ़ी नाम है, साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता है कई जगह, उनका कंसेप्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट को जो मिसेस डैलोवे राइटिंग में वर्जीनिया वुल्फ लेके है, ये एक मास्टरपीस राइटिंग है जो मैं बता चुका हूँ आपको फाइनली। वुल्फ एक मॉडर्निस्ट राइटिंग है, क्योंकि मॉडर्न राइटर 1900 के बाद के जो राइटर्स हैं दैट्स कॉल्ड द मॉडर्निस्ट राइटिंग, जो कि एक रियल बेस्ड राइटिंग रखते हैं, एक्सपेरिमेंटल राइटिंग रखते हैं, और जितने भी है वो राइटिंग में रियलिस्टिक ग्राउंड पे सेट किया जाता है, द रियल फैक्ट दिखाया जाता है, वो सब कुछ। जेम्स जॉयस के कंसेप्ट से, मार्सेल प्रूसॉट के कंसेप्ट से, साइकोलॉजी के कंसेप्ट से काफ़ी जगह से इस राइटिंग को इतनी बेहतर तरह से तराशा गया है। मेंटल इलनेस जैसे वुल्फ ने दिखाया, एक मेंटली रिटार्डेड और जो किसी ऐसे वर्ल्ड वॉर की कंडीशन से जो कैरेक्टर है, जैसे मैंने पहले बोला था इसमें दो कैरेक्टर जो मूव हो रहे हैं, एक तरफ से सेप्टिमस है, एक तरफ क्लैरिस है। एंड में जब वर्जीनिया वुल्फ लिखने वाली थी तभी उन्होंने सोचा कि सेप्टिमस को दिखाया जाएगा कि वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट कितना बड़ा आता है। तो एक जो डिस्कोर्स राइटिंग है, डिस्कोर्स क्यों है, क्योंकि इससे साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर का एक साइंटिफिक स्टडी है, वो स्टडी नहीं कि मतलब सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड वॉर के, समाज के ऊपर क्या असर पड़ता है वर्ल्ड वॉर का, और कितने देखो बेसिक यूनिट पे दिखा रखा है। बेसिक यूनिट का मतलब क्या है, एक छोटी सी फैमिली, एक छोटी सी फैमिली, और हर फैमिली के कैरेक्टर किस खतरे में आ गए थे इस वर्ल्ड वॉर के बाद। ये पोस्ट वॉर ट्रोमैटिक कंडीशन है, पोस्ट वॉर, वॉर के बाद के जो हालात हो गए, फैमिली के ऊपर जो असर पड़ा, कई घर में कैसे कैसे असर पड़ा, उसके ऊपर राइटिंग है। दिस इज अगेन एक्सीलेंट राइटिंग। इसके बाद देखो इंटरप्रिटेशन क्या है, जैसे कि सेप्टिमस 1920s, और जो सेप्टिमस की जो डेथ है, दैट इट माइट दी डैम्पन दी एवरीवन, वो देखो वही सारी बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ। स्लाइड को रोकना और एक बार आप देख लेना, वही सारी बातें हैं बिल्कुल। और द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को हैंडल किया है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है और कैसे है, इसका ये मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे वुल्फ ने किस तरह से मैनेज किया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, वो तो समझना जरूरी है। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज अ लिक्विड दैट फ्लोज हर नैरेटिव एंड कनेक्ट्स द कैरेक्टर, ये लाइन बड़ी बेहतरीन है। शी यूजेस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज अ लिक्विड, एक लिक्विड की तरह यूज किया गया जिसने कि नैरेटिव और सारे कैरेक्टर को कनेक्ट किया, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सेवरल कैरेक्टर देखे गए हैं, सारे कैरेक्टर को एंड में जोड़ा गया, जो कि अगेन परफेक्शन है ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का थ्रू। ऑल हर कैरेक्टर्स आर कनेक्टेड थ्रू देयर इंडिविजुअल थॉट्स, हर किसी के अपने खुद के एक थॉट्स थे। और देखो वर्ल्ड वॉर के बाद जो पोस्ट वॉर का कंडीशन ये भी हुआ था, वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी कैरेक्टर्स देखे गए वो ऑन रियल बेसिस अलूफ रहे। अलूफ का मतलब क्या है, उनका अब ध्यान समाज पे नहीं था, वो किसी और दुनिया में रहना चाहते। जैसे आज भी देख सकते हैं हम पोस्ट वॉर कंडीशन के इंडिविजुअल हम सब लोग जो है प्रेजेंट में नहीं जीते, हम एक तरह का फ्यूचर का डर होता है, और पास्ट को हम बस पास्ट पे फोकस रखते हैं कि पहले हम ऐसे थे, ठीक है, आगे हमें ये करेंगे, ये होगा कि नहीं होगा, वही वाली बात आ रही है बार बारी। तो यही सब है। तो मॉडर्न ह्यूमन क्या है, मॉडर्न ह्यूमन कभी प्रेजेंट में जी ही नहीं रहा, क्योंकि उसने ऐसी सी चीजें देखी है, जैसे 1945 के बाद के भी जो मॉडर्न ह्यूमंस थे जिन्होंने राइटिंग लिखी और बाकी जो भी था, सब में यही दिखाएगा, जो कैरेक्टर होंगे वो कभी भी आपको प्रेजेंट में नहीं दिखेंगे जीते, वो हमेशा फ्यूचर का कंसेप्ट लेके उसका डर, और पास्ट का उसका एक तरह का नॉस्टैल्जिक दिखा जाएगा या प्रिकर्सिव दिखाया जाएगा। इस तरह की चीजें यूज करी गई है। और बस इसमें तो यही था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अब मैंने बता दिया होता क्या है, और इसमें एक्सेलेंट किस तरह से यूज किया गया, बाकी कैरेक्टर को किस तरह से डिप कर रखा है इन अ रियलिस्टिक ग्राउंड, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट।
इसके बाद जो मिसेस डेलोवे है, द इवेंट्स आर रिलेटेड एज दे अप्लाई टू द प्रेजेंट। जैसे कि इवेंट जैसे आज उन टाइम पे जो हालात थे, उन सारे हालातों को बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही दिखाया गया। Mrs. Dalloway are almost involuntarily triggered into the remembering the event from the past by stimuli they receive in the present memory play as an important part of the Wolf technique। देखो सिंपल सी बात है, मिसेस डेलोवे इनवॉलेंट्री ट्रिगर। देखो वॉलेंट्री क्या होता है, जिसमें ब्रेन डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करे, दैट इज द वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जिसमें ब्रेन रिस्पॉन्स ना करे, डायरेक्टली रिस्पॉन्स ना करे। तो इनडायरेक्ट वे से, यानी वो जो पहले स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, जो भी चीज हमें खींचे अपनी तरफ, दैट इज कॉल्ड उद्दीपक जिसे कहते हैं हिंदी में। जैसे किसी बच्चे को आपने एक चॉकलेट दिखाया, फिर 2 दिखा रहे हो, 3 दिखा रहे हो, उसकी एक्टिविटी को आप फास्ट करवा सकते हो या लालच भी कह सकते हो। स्टिमुलस यानी जिसकी तरफ वो चीज मूव करे, वो खींचने वाली चीज। तो इसमें ये दिखा रखा है कि पास्ट कितना ज्यादा, पास्ट को एज एन स्टिमुलस दिखा रखा है, पास्ट लोगों को खींचती है। क्योंकि जब हम कैरेक्टर को देख रहे हैं तो क्लैरिसा वो अगेन, उसके लिए भी पास्ट एज एन स्टिमुलस था जब उसने पीटर को देखा। तो पास्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना फ्यूचर नहीं है उतना पास्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को मैंने अभी भी बोला था कि वही है मॉडर्न ह्यूमन। पास्ट यहाँ पे क्या है कि क्लैरिसा का पीटर वॉल्श है, वो चाहती थी पीटर वॉल्श से शादी करने के लिए, पर पीटर वॉल्श जो है वो फाइनेंशियल सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, उसकी उतनी वेल्थ, मतलब पैसा वैसा उतना नहीं था उसके पास। पर स्टिल द स्टिमुलस इज अगेन इन पास्ट, स्टिमुलस पास्ट में था जो खींचता है ना, क्लैरिसा का। ऐसे हमारे पास अगर सेप्टिमस है, वरन स्मिथ, इसका स्टिमुलस क्या है, इसका स्टिमुलस काफी नेगेटिव स्टिमुलस है। देखो हर जगह नेगेटिव स्टिमुलस दिखा रखा है, एक बेकार स्टिमुलस, एक होता है पॉजिटिव स्टिमुलस। जब छोटे बच्चे को आप चॉकलेट दिखा रहे हो तो आप वो खुश हो रहा है, यहाँ पे जो है ये नेगेटिव स्टिमुलस यूज कर रखा है। क्योंकि जो सेप्टिमस है उसके लिए भी वर्ल्ड वॉर एज इन स्टिमुलस, वर्ल्ड वॉर स्टिमुलस है, वो यादें उसको तोड़ती जा रही है कि कैरेक्टर जो है एंड में डिसॉल्व हो गया, डाइल्यूटेड हो गया ना, पूरा खत्म हो गया कैरेक्टर के। उसने सुसाइड को बेहतर ऑप्शन समझा एज इन पास्ट। पास्ट की यादें इंसान को किस तरह से तोड़ सकती है, एज एन स्टिमुलस काम कर सकती है, वो लाइन इसमें लिख रखा है इन्होंने, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है इसे। द क्लैरिसा ओपन द डोर एंड टू गो आउट द फ्लावर, वो किस तरह से फूल खरीदने जाती है और एक छोटे से एक्टिविटी के ऊपर इतने बड़े बड़े बेसिक कंसेप्ट को करा है, दैट्स अगेन आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल मतलब हट के लिखा गया है। और सेप्टिमस और लुक्रीसिया और द क्लैरिसा पॉइंट, द क्लैरिसा एंड द सेप्टिमस simultaneously experience the backfiring of the motor car। तो द मोटर कार की आवाज हुआ, देखो ये जितनी भी आवाजें इसको वर्ल्ड वॉर से अगेन लिंक्ड किया गया है कि जैसे कि वो एकदम से कार जाती है तो वो जो डरने लग जाता है सेप्टिमस, इसका मतलब क्या, उसे लगता है किसी ने गन चला दिया हो, ये चला दिया। तो ये सारा कुछ कंडीशन वो पास्ट अगेन। इन डेलोवे द वर्जीनिया वुल्फ आर द मल्टी फेसेटेड नैरेटिव टेक्निक। एक नैरेटिव टेक्निक नहीं है, मल्टी फेसेटेड, इट मीन मोर देन वन। डायरेक्ट मैटर में भी कुछ प्रेजेंट किया गया एंड सम इन द इनडायरेक्ट मैनर। नरेशन और नैरेटिव टेक्निक कुछ डायरेक्ट वे से बताया गया, यानी कैरेक्टर को डायरेक्टली प्रेजेंट कर दिया गया है, और कई बार ऐसे लगता है नहीं कैरेक्टर डायरेक्टली तो आया पर इनडायरेक्ट वे में काफी कुछ बता रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू जब लास्ट में कहानी पे मूव करते हैं तो क्लैरिसा किसके बारे में सोच रही होती है, सेप्टिमस के बारे में। तो इनडायरेक्ट वे से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसे जानती है, पर कहानी में डायरेक्टली वे से समझा नहीं रखा कि ये उसे कितनी अच्छी तरह जानती है और कितनी अच्छी तरह नहीं जानती। तो ये बाकी लंदन के स्ट्रीट का सीन मेंशन किया गया, एक तरह का ऐसी लाइफ, अर्बन लाइफ, और अर्बन लाइफ में किस तरह से सोसाइटी डिसॉल्व होती जाती है और सोशल फैब्रिकेशन क्या है। देखो सोसाइटी, जो सोसाइटी का सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, फैमिली, और फैमिली मिलती है इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल का जो कोड होता है दैट शुड बी कनेक्टेड, वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, यानी विश्वास। और यही विश्वास जो है वो जो घर के कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें डिप्रेशन से बचाती है। अगर डिप्रेशन का वजह क्या होती है, यही चीज होती है, अगर तुम्हें कैरेक्टर के थ्रू या फैमिली में वो प्यार वो सब कुछ ना मिल पाए, या पास्ट इतना ज्यादा ड्रेडफुल हो के वो प्रेजेंट को थ्रैश कर दे, उसे तोड़ दे, तो ये सारा कुछ होता है। तो काफी डीप मीनिंग और काफी डीप राइटिंग है। तो सोशल एग्जिस्टेंस है, इंडिविजुअलिटी के बारे में बात कर रखा है, ठीक है, एक बार देख लेना। सेल्फ आइडेंटिटी थ्रैश होता है, यानी सिगमंड फ्रूड का कंसेप्ट देखा जाता है। सिगमंड फ्रूड साइको एनालिस्टिक कंसेप्ट ये लेके आए थे साइकोलॉजी में कि एक आइडेंटिटी होता है हर एक का, खुद का एक हमारी सोशल आइडेंटिटी होती है, हम समाज में अपने आप को कहाँ देखते हैं, वो मेन चीज है। अगर आपके समाज में अपने सोशल आइडेंटिटी होगी तो तभी आपका सर्वाइवल मूव करेगा, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। पर अगर आपकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाए, जो इंसान अंदर से मर जाए, कहने का मतलब है वो वैसे भी मर जाएगा। तो सोशल आइडेंटिटी यानी आईडी कंसेप्ट जो है वो इस कैरेक्टर में सेप्टिमस बैरन स्मिथ का देखने को मिला, जो कि अंदर ही खत्म हो गया था, और जिस वजह से जो है कैरेक्टर भी एंड में
वो डाइल्यूट होकर यानी पूरा खत्म ही हो जाएगा, वो कैरेक्टर बचेगा नहीं, क्योंकि उसका आईडी फैक्टर जो है उसे सोसाइटी ने सप्रेस कर दिया था। आईडी फैक्टर होना जरूरी है, आपका एक सोशल आइडेंटिटी, समाज में आप क्या ओहदा रखते हो, क्या पोजीशन रखते हो, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी मच इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है सिगमंड फ्रॉइड का, आईडी कंसेप्ट को भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, जो हमने देखा हर कैरेक्टर का अपना एक आईडी लेवल मूव कर रहा है। चाहे आप वो रिचर्ड डेलवे देखो जो कि एक उस पे है, एमपी है, उसका सोशल आइडेंटिटी बहुत ऊपर है, पर वो लव को लेके थोड़ा बहुत वो है। वो इन क्लैरिसा के सोशल आइडेंटिटी, जिस वजह से उसने पीटर वॉल्श को छोड़ दिया, क्योंकि आइडेंटिटी अपना आईडी मेंटेन करके रखना है कहाँ पे, सोसाइटी में। और वहीं पे सेप्टिमस जो है वो अपनी आईडी मेंटेन नहीं कर पाता, जिस वजह से वो सुसाइड कर लेता है। द मैनिपुलेशन ऑफ टाइम, टाइम का मैनिपुलेशन भी दिखाया गया। टाइम का मैनिपुलेशन का मतलब है कहानी एक तरफा मूव नहीं हो रहा, जैसे लग रहा है कि एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन को काफी छोटे छोटे हिस्सों में स्प्लिट कर रखा है और ये कहानी स्प्लिट होके मूव कर रही है, पर एक कहानी का एक जो स्क्रीन है, दो स्क्रीन, तीन स्क्रीन, चार स्क्रीन, चारों स्क्रीन को बहुत एक्सलेंट वे से कनेक्ट किया गया है और इनको बिल्कुल चारों स्क्रीन से एक कंप्लीट स्क्रीन एंड में बनाया जा रहा है, किसमें, जिसमें कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाती है और सारे मेन कैरेक्टर, ऐसा लगता है सारी कहानियां उसमें आके आपस में आके दोबारा मिल गई हो। तो दिस इज कॉल्ड द टेक्निक, यही होता है देखो राइटिंग का टेक्निक, इसी को कहते हैं मास्टरपीस ऑफ राइटिंग। तो वो सबको एंड में जाके जोड़ दिया गया और वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत अच्छी तरह से जोड़ा है सभी को। एक तो पहले स्क्रीन बना के स्क्रीन के मल्टीपल फेसेटेड कर दिए, उसके कई सारे हिस्से कर दिए, सारी कहानी को पैरेलल वे से मूव करवा रहे हैं। पहले एक तरफ रिचर्ड डेलोवे दिखाया गया, एक तरफ हमारे पास, एक बार रेड ले लूं मैं, एक तरफ रिचर्ड डेलोवे को दिखाया गया और रिचर्ड और क्लैरिसा का दिखाया गया। फिर एक और स्क्रीन ओपन होगी, उसमें क्लैरिसा और पीटर वॉल्श को दिखाया, बहुत एक्सीलेंट। फिर उसके बाद एक और स्क्रीन ओपन होगी, इस स्क्रीन में फिर उसके बाद किसको दिखाया गया एक तरफ, यानी सेप्टिमस वॉरेन को, उसके साथ किसको, लिक्रीजिया को, अगेन इंपॉर्टेंट। फिर एक और स्क्रीन ओपन होती है और उसमें हमारे पास दिखा रखा है कि किस तरह से वो बॉल एंड वाले सीन में, और वो साइकेट्रिस्ट दिखा रखा है कि साइकेट्रिस्ट किस तरह से एंड में आता है और उसकी वाइफ उसे बताती है। एक और स्क्रीन, मल्टीपल स्क्रीन को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया गया है बाय द मेथड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये है, दिस इज अगेन द साइकोलॉजिकल वे ऑफ हैंडलिंग। ठीक है, इसके बाद फाइनली जो हम देखते हैं कि मिसेस टेलर विद स्पैन ऑफ द वन डे, ये वही बाकी बातें लिखी गई है, जैसे क्लॉक का यूज किया गया है, एक बिग बैन क्लॉज यानी घंटी बज रही, क्योंकि आपको पता होगा लंदन, लंदन में एक बिग बैन है, वो तो पता होगा, जहाँ एक तरफ उनका पार्लियामेंट है, तो बिग बैन है लंदन में। बाकी आप एक काम करो, अपने फ़ोन में से बिग बैन डालो और गूगल मैप पे देख लो, आपको दिख जाएगा, बिल्कुल प्यारा। ठीक है, लंदन। तो थेम्स रिवर जा रही है, इस थेम्स रिवर के इस तरफ जो है बिग बैन है ना, यहाँ पे उनका वो भी है, बकिंगम पैलेस है, और जहाँ पे इंग्लैंड की रानी बैठती है। तो थेम्स रिवर, ऐसे कुछ कुछ जोग्राफिकल लोकेशन पता होना चाहिए। तो बिग बैन का यूज़ किया गया, वो बड़ा सा जो घंटा सा होता है जो टाइम बताता है, तो उसके कंसेप्ट के थ्रू देखो आर्ट्स एंड टाइम को किस तरह से प्रेजेंट किया गया। टाइम के लिए बिग बैन को यूज किया गया है, वो बड़ा सा, और वो बता रहा है कि आज इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। देखो राइटर को ये करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगल स्लॉट मिला है राइटर को, और वर्जीनिया वुल्फ को एक सिंगल स्लॉट मिला है, यानी टाइम का सिंगल डे मिला है। अब वो टाइम के सिंगल डे में आप इतने सारे चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइम पे कितने बज गए, किस टाइम पे कितने बज गए, किस टाइम पे कितने बजे, क्योंकि शाम को पार्टी भी तो करवानी है। अब शाम तक पहुंचना भी और उस पार्टी को ऑर्गेनाइज भी करवाना है, फिर उस पार्टी में किसने किस टाइम पे क्या किया, इसके लिए एक सिंबल के फॉर्म में बहुत एक्सीलेंट एग्जांपल में वॉच टाइम को, यानी वो वाला वॉच टाइम नहीं, यानी सिंपल, जिस तरह से कहानी को डिफ्रेंशिएट किया गया और डिमार्केट किया गया, उसके लिए टाइम कन्वेंशन को यूज किया है यहाँ पे। आगे सिंबॉलिज्म, सिंबॉलिज्म में अलग अलग चीज को देखो अलग वे से प्रेजेंट किया है। इसमें एक कैरेक्टर कौन है, मिस किलमैन। ठीक है, ये माइनर कैरेक्टर है बहुत। मिस किलमैन कौन है, मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे कहीं पेपर में आज ही कहीं ये छोटा सा कैरेक्टर। तो मिस किलमैन जो है वो टीचर है, ट्यूटर है, किसकी ट्यूटर है, एलिजाबेथ की। तो एलिजाबेथ की ट्यूटर कौन है, मिस किलमैन। तो वो एलिजाबेथ को पढ़ाने आती है, और एंड में जब वो मार्केट की तरफ मूव करते हैं, कौन जाते हैं मार्केट की तरफ, यानी क्लैरिसा डेलोवे। क्लैरिसा डेलोवे के साथ मिस किलमैन भी जाती है, कहाँ जाती है, वो फाइनली मार्केट करने के लिए, और ये दोनों आपस में बात करते हैं, किसको लेके, जब दो औरतें बात कर रही हैं, किसको लेके बात करेंगे, सिंपल सी बात है, एलिजाबेथ को लेके। क्लैरिसा अलग सोच रखती है एलिजाबेथ को लेके, और जबकि मिस किलमैन जो है वो अलग सोच रखती है एलिजाबेथ को लेके। तो दोनों अपनी, ये एक अपनी स्टूडेंट की बात कर रही है, एक अपनी बेटी की बात कर रही है, तो वो एक किस तरह से क्या है और क्या नहीं है इनके बारे में। तो मिस किलमैन जो है
जैसे बताया, लव इज नॉट सेल्फिश, रिलीजन इज नॉट प्योर, बिकम्स अ सिंबल ऑफ सच अ इम्प्योर। देखो उसने एक लाइन कही थी, लव इज नॉट सेल्फिश, प्यार सेल्फिश नहीं होता, रिलीजन इज नॉट प्योर। जिसका धर्म जो है वो पवित्र ना हो, तो मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि प्यार कभी जो है वो सेल्फिश नहीं होता। ठीक है, ये इसने बताया नहीं प्यार की तरफ थी, जबकि दूसरी तरफ आपको पता होगा क्लैरिसा क्या कह रही होगी कि लव जो है वो कुछ नहीं होता, लव इज़ ऑल अबाउट द गेम। एक गेम होता है जो कि एक टेक्निक होता है बिजनेस का हैंडलिंग का। जैसे मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है, ऐसी लव भी एज एन इंस्टीट्यूशन है, यानी देख के करना होता है कब किसे कहाँ करना है। और जो कि क्लैरिसा ने किया अपने उसमें रहते हुए, उसने पीटर को छोड़ के रिचर्ड डेलोवे से किया, तो वही सब कुछ इसमें है। और सिमिलरली द पीटर वॉल्स, सैलिसिटोन एंड सेप्टिमस स्मिथ, और सिंबॉलिकली टू सजेस्ट दैट द एडवेंचरस, अनकन्वेंशनल एंड द विजनरी इन सोसाइटी। ये सिंपल बता रहे हैं कौन किस चीज़ का सिंबल है। देखो यहाँ पे आपको पेपर में अगर आए तो किस किस को मेन उठाना है, सबसे पहले ये समझो। सबसे पहले आओ मेन कैरेक्टर पे, मिसेस डेलोवे पे। मिसेस डेलोवे को अगर देखा जाए तो काफ़ी एक ऐसी लड़की जो कि स्टार्टिंग में हमें ये पता चलता है जो कि काफ़ी इन मूव करती है कंडीशंस को देख के, टर्म्स एंड कंडीशन को देख के। जैसे उसने पीटर को रिजेक्ट कर दिया अपने टाइम पे, क्यों? क्योंकि उसे पता था रिचर्ड डेलोवे के साथ उसका एक अच्छी लाइफ निकल सकती है, क्योंकि वो वेल्थ के मैटर में ऊपर से इकोनॉमिकल स्टेबल है, वो आगे उसे रख सकता है बिल्कुल। जबकि उसने तो माइंड एंड हर्ट का जो है कंसेप्ट, उसने हर्ट उसका पीटर की तरफ था, माइंड उसका रिचर्ड की तरफ था, तो उसने माइंड वाले गेम से रिचर्ड को सिलेक्ट किया। उसके बाद मिस किलमैन के थ्रू जो उसने बाकी बहस किया, उसमें भी उसे दिखा काफ़ी प्रैक्टिकल थी है। पर एंड में हमें देखने को मिलता है ये कि ये काफ़ी चीज़ों को बेहतर समझती थी बाकी कैरेक्टर से। इसने एंड में ये समझाया हमें, और ये इस कैरेक्टर के थ्रू हमें पता चलता है जब इसने ये कहा कि नहीं, सही किया कि सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि सुसाइड ही बेहतर ऑप्शन है मेंटली रिटार्डेशन से, हॉस्पिटल में पड़े रहने से। एक तो ये कैरेक्टर, उसके बाद पीटर वॉल्श आता है हमारा। पीटर वॉल्श एक अलग कैरेक्टर है। पीटर वॉल्श अपने लाइफ में लव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, जबकि अपने जो है उसको अपनी लाइफ में जो जो बनना है, इसे जो करना है, उस पर कम ध्यान दिया इसने। तो काफ़ी लवेरिया टाइप का इंसान था ये। पर एंड में देखने को मिला इस कैरेक्टर का एक सेटबैक मिला, जब इसने पूछा तो उसका आंसर भी एक प्रॉपर वे से नहीं मिला। तो यानी एक खाली लव पे चल रही हो, पेट पालने की अगर हिम्मत नहीं है, तो इस तरह का पीटर वॉल्श कैरेक्टर था। तो जो कि लंदन से एक बार इंडिया गया, फिर वापस आया, और उसने मान लो वो लग तो गया, वो सेटल हो गया था, पर उस हिसाब से वो नहीं था जितना होना चाहिए। इसके बाद और जो पीटर वॉल्श भी हो गया, उसके बाद देखो आप लुक्रीजिया आ गई। लुक्रीजिया ने एक रियल दिखाया धर्म पत्नी होती क्या है। देखो उसका एक एक्सलेंट एग्जांपल देख सकते हो, अब आउट राइट वाइफ का कंसेप्ट जो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो हमेशा सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ को लेके कितनी टेंस रहती थी। उसको उसने साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई, काफ़ी ध्यान रखती थी कब क्या होगा। एंड में जब उसे फाइनली एडमिट करवाना था, तो कहीं ना कहीं लुक्रीजिया को पता था कि ये एडमिट करवाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं जो अंदर से इंटरनली जो टूट रखा है कैरेक्टर, अगेन मेन कैरेक्टर सेप्टिमस। वो अगेन सिंबल है उस चीज़ का कि वर्ल्ड वॉर का, कि वर्ल्ड वॉर ने कितनी ज़्यादा कैसी कंडीशन कर दी थी एक अच्छे उसके भी, तो वो उसका सिंबल है। तो हर किसी के सिंबल को आपको मैंने समझा तो दिया, बस उसे अच्छी तरह से आपको लिख के आना है। बाकी स्लाइड में क्या है ये जगह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझ के अच्छे से करके आना। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन के लिए इस पूरी स्लाइड को रोक के अच्छे से पढ़ लो। बहुत सिंपल बात है, चलो मैं ही करवा देता हूँ। वर्जीनिया वुल्फ हैज़ मेड द यूज ऑफ मैनी डिफरेंट टेक्निक इन द नॉवल। एक्सपेरिमेंटल राइटिंग है, करवा चुका हूँ। एंड विद द फिक्शन शी एम्ड एट द फाइंडिंग द यूनिटी एंड द इंटरकनेक्टिंग ऑफ द कैरेक्टर, ये भी हो चुका है। कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से इंटरवूवन और इंटरकनेक्टेड किया गया, वेब बनाया गया था कैरेक्टर का। स्टाइलिस्टिक फीचर यूज़ किया गया था कि इंटेंशन को अट्रैक्ट किया जाए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया गया। यार ये सारी वही बातें हैं, एक ही चीज़ को बार बार ही बोल के क्यों ऐसे करना है ना, तो वो सारा कुछ है। कंक्लूजन में इसको रोक के अच्छे से देख लेना। तो फाइनली यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। इसके बाद जो भी अगर आपको लग रहा है कोई डाउट वाला वगैरह है, ये सेमेस्टर 5th का है जो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, इसके साथ मैं इग्नू के भी और सभी के कोर्सेज कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे ही आपको कोई भी डाउटफुल लगे या कोई सा ऐसा लगे कि मेरे से ये नॉवल नहीं हो पा रही या फिर ये वर्क नहीं हो पा रहा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और बाकी इस वाली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा एक स्माइली फेस, एक ठीक है, और ये सब्सक्राइब का ये, तो ये भी कर देना। जल्दी से जल्दी इस पूरे चैनल को क्रीम लेयर पे ले आओ। बाकी आपको इसी तरह की बिल्कुल एक एक चीज़ और एक एक कंसेप्ट इसी चैनल पे मिलेगा।
बाकी आप कंपेयर करके देख सकते हो, और अगर आपको कोई और बेहतर लग रहा हो ऑप्शन तो उसको भी कमेंट कर देना नीचे, ताकि मैं कुछ वहाँ से भी सीख सकूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।